केजीएफ के बाद प्रभास पहुंच गए नील साहब के पास। भैया हमारा भी कुछ करो। प्रशांत नील ने कहा बाद में। प्रभास ने कहा बाद में हिस्ट्री बन जाऊंगा। नील साहब ने कहा तुम्हारे लिए अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास, अगर कुछ होगा तो बता देंगे। प्रभास ने कहा हैट्रिक दे चुका हूँ फ्लॉप की, इस बार नैया पार नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। नील साहब ने कहा ठीक है करते हैं कुछ तुम्हारा। प्रभास ने कहा कुछ ऐसा करो जो आज से पहले किसी ने किया ना हो, देखा ना हो, सुना ना हो। नील साहब ने हाँ तो बोल दिया, बाद में परेशान हो गए ये मैंने क्या कर दिया। इसके पीछे का कारण था केजीएफ और पुष्पा की सक्सेस। केजीएफ से अच्छी मूवी बन नहीं सकती और पुष्पा से ज्यादा हाइप हो नहीं सकती। तीसरी आने वाली है। प्रभास ने देखा अरे भैया दो तो भी है, तीसरे का ऑर्डर दिया है, 350 हो जाएगा, इनका कोई कंपटीशन नहीं है, नोट छापे जा रहे, इनको रोकना जरूरी है। प्रभास ने कहा ये ना होगा हमसे। ये पहुंच गए प्रशांत सर के पास। नील साहब ने 2 महीने बाद प्रभास को जवाब दिया तुमसे ना हो पाएगा, रिटायरमेंट। प्रभास ने कहा जान मांग लो पर ये नहीं। नील साहब ने कहा देखो मेरे पास कुछ है पर तुम पे सूट नहीं करेगा। प्रभास ने कहा बोलिए तो सही, हम बाहुबली है। इन्होंने कहा सालार ई का है सालार। खैर आपने कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा। प्रभास ने बिना स्टोरी सुने पिक्चर साइन कर दी। नील साहब ने कहा ठीक है इट्स ओके। फाइनली सालार रिलीज हुई है। तारीख पे तारीख दिए जा रहे थे और फाइनली डायनासोर आ गया। ट्रेलर से लग रहा था नील साहब इस बार चूक गए पर पिक्चर तो भी बाकी थी। सालार का भी सेम फंडा है, स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग साला कमी रह गई बस एक ही चीज की, वो एंडिंग में बताऊंगा। पहले बात करते हैं खान साहब की जो एक सिटी है, लेकिन ससुरा यहाँ पे अपने कानून, अपने तौर तरीके, अपनी अदालत, अपने लोग जो अपने ही दुश्मन है। कैरेक्टर्स पे नजर डाले तो क्या ही डार्कनेस है एंड टू मेनी कैरेक्टर्स इन साला, जो नील साहब ने केजीएफ में भी किया था। ये कठिन होता है बहुत सारे लोगों के साथ काम करना और उनका बेस्ट निकलवाना। प्रभास को ही ले लो, सालार से पहले और बाहुबली के बाद प्रभास थे ही नहीं, शैडो दी। चाहे आप साहो देख लो, आप राधेश्याम देख लो, आप आदि पुरुष देख लो। आदि पुरुष से ये पता चलता है कि वीएफएक्स ही वो चीज है जिससे आपके अच्छे खासे शो की धज्जियां उड़ सकती है अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो। सालार में ज्यादा वीएफएक्स का काम नहीं था तो टेंशन की कोई बात नहीं है। परेशानी ये थी कि प्रभास को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, क्योंकि हम सब प्रभास के फैन है और हम सब चाहते हैं कि वो अच्छा करे। और पिछले कुछ वक्त में सब कुछ करके देख लिया पर बात बनी नहीं। साहो में वन मैन आर्मी बन गए, राधेश्याम में इमरान हाशमी बन गए और आदि पुरुष में तो भगवान बना दिया। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है, जो मैं सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इस बार क्या। नील साहब ने कहा सब कुछ करके देख लिया तो जानवर बन के देख लो, मींस डायनासोर। वो टीजर था ना, लायन, टाइगर, चीता, एलिफेंट, वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क। इन शॉर्ट प्रभास ने अपना बेस्ट दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नील साहब के भरोसे पे खरा उतरे विच इज गुड। श्रुति हसन की बात करें तो बहुत इंग्लिश बोलती है। इनका रोल ज्यादा नहीं होता पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनका रोल एक व्यूअर की तरह था जो कहानी सुनाता है और ये सुनती है। ये वही क्वेश्चंस पूछती है जो हमारे दिमाग में भी होते हैं। श्रुति हसन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, नो डाउट। इनकी कोई भी पिक्चर उठा के देख लो इनक्रेडिबल। सालार में श्रुति हसन का रोल सुनने वाला ही होता है, मतलब ऑडियंस की तरह। केजीएफ में दीपा मैडम होती है ना, बस वैसे ही सालार में श्रुति हसन होती है। बस फर्क इतना है वो हिस्ट्री होती है, ये पास्ट होता है। बाकी बचे ये जनाब वरदराज मन्नार, इन्हें को तो ये राजा के बेटे राज मन्नार के, पर इनको वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। इज्जत तो छोड़ो वैल्यू भी नहीं मिलती। हर जगह हर मोड़ पे इनको बदनाम किया जाता है पर ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये इतने पावरफुल नहीं है जितने बाकी लोग हैं। जैसे ये मैडम होती है, इनकी नौकरानी इतनी डेंजरस होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शी वॉज अ डिक्टेटर। और इनके डायलॉग्स इतने खतरनाक होते हैं और इनका लुक देख के ना मेरे को कंफर्म करना पड़ा कि कहीं ये हॉरर मूवी तो नहीं है ना। मजा बहुत आता है। रंगा साहब भी बहुत ही डेंजरस होते हैं। यस, इन्होंने भी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब आउटस्टैंडिंग की है। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे इनसे। मैंने कहा ठीक है साइड रोल है। फिर पता चलता है सीज फायर के मेन विलन यही है कि इनके पास जेन्युइन रीजन होता है बगावत करने का। प्रजापति सर का ज्यादा रोल था नहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 में हो सकता है हमें इनका ज्यादा रोल देखने को मिले क्योंकि पार्ट 1 में तो सीज फायर ही चल रहा था। ये थोड़ी सी कमी रह गई कि गजापति सर का नाम बहुत बड़ा है पर उतने मौके मिले ही नहीं इनको कि अपना टैलेंट दिखा सके। बट इट्स ओके, पार्ट 2 अभी बाकी है, उसमें देख लेंगे। बाकी बचे हुए जितने भी साइड कैरेक्टर्स है ना वो पार्ट 2 का वेट कर रहे हो, साथ में हम भी। पता नहीं कब आएगा। जो वायलेंस देखने को मिला वो मिलेगा या नहीं। एनिमल में वायलेंस भर भर के, और सालार में एनिमल जितना तो नहीं पर उससे अच्छा है, उससे बेटर वायलेंस है। वो सुना है ना जिंदगी लंबी नहीं यादगार होनी चाहिए, बस वैसे ही। थोड़ा शॉर्ट में समझे तो एनिमल में ना जबरदस्ती वायलेंस घुसाया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी वायलेंस डाला गया। दूसरी तरफ सालार में भी वायलेंस भर भर के, पर वो लीगल है। जहाँ पे वायलेंस की जरूरत थी वहाँ पे है। कभी कभी तो
हमें बोलना पड़ता है प्रभास भैया कुछ तो करो। वो वाला सीन अगर मैंने यहाँ दिखा दिया ना तो जिन्होंने सालार अभी तक देखे नहीं है ना उनका मजा खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही एपिक सीन था। एपिक ही बोलते हैं ना, मेरी इंग्लिश बहुत ही खतरनाक है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता हूँ, फिर पता चलता है भाई गलत बोल दिया। वो सीन के बारे में कुछ बोलना है तो एक ही चीज बोलेंगे, दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा सोचा ही नहीं और ऐसा सोच ही नहीं सकते। बहुत ही ऑसम, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सीन शूट किए गए थे केजीएफ को ध्यान में रख। जैसे ये वाला सीन जहाँ पे प्रभास भैया का वो सबर का बांध टूट जाता है और वो डायनासोर बन जाते हैं। मतलब जिस तरह वो मार रहे थे, दोनों हाथों में तलवार लेकर पूरे खानसार में कत्लेआम मचा दिया। कि जैसे ही खानसार में वो बगावत के काले बादल मंडराते हैं ना, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं लड़ाई के लिए और सबका टारगेट एक ही होता है, वरदराज मन्नार को कैसे भी किल करो। सारे कैरेक्टर्स बहुत सारी अलग अलग आर्मी बुलाते हैं। कोई सर्बियन आर्मी बुलाता है, कोई ऑस्ट्रेलियन आर्मी बुलाता है, कोई यूक्रेन की आर्मी बुलाता है, कोई अफगानिस्तान की आर्मी बुलाता है, कोई रशियन आर्मी बुलाता है, कोई साउथ सूडान की आर्मी बुलाता है। और जैसा मैंने पहले ही बताया, सबका अल्टीमेट टारगेट एक ही होता है, वरदराज मन्नार को कैसे भी मारना है। यहाँ पे वरदराज मन्नार को दिखाने के लिए सारी आर्मी खानसार में उतार देते हैं। वरदराज कहते हैं दुख तोरा दिखाते हैं, ये पता नहीं कहाँ से वो पुतिन को उठा ले आते हैं सालार को, क्योंकि इतनी आर्मी से लड़ना है तो पुतिन की जरूरत पड़ेगी। पुतिन इज अ वेरी डेंजरस। और प्रभास भैया धो देते हैं सबको। यहाँ पे वरदराज कहते हैं ऊपर से जा सकता है तो नीचे भी गिर सकता है। प्रभास का अपनी मदर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जैसा हमने केजीएफ में भी देखा था। देवा अपने मम्मी की सारी बात मानते हैं। केजीएफ में भी कुछ ऐसा ही था, रॉकी भाई का कनेक्शन बहुत ही सॉलिड था अपने मदर के साथ। और सालार में तो बस हिंट दिया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है जो पार्ट 2 में होगा। नील साहब की मूवी में ना दिमाग खुला रखना पड़ता है, वरना कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले सारे कैरेक्टर्स एक जैसे दिखते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। केजीएफ में भी ऐसा ही था, सालार में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ज्यादा टाइम देते नहीं है। ऊपर से इनके डायलॉग इतने बड़े बड़े डायलॉग बुलवाते हैं, इसकी कोई हद नहीं। कभी कभी तो समझ में भी नहीं आते, इतना बड़ा डायलॉग मार देते हैं जो हमारी सोच से भी ऊपर होता है। हमें मतलब ही समझ में नहीं आता, 2-3 बार सुनने के बाद लगता है वाह क्या डायलॉग मारा। स्क्रिप्टिंग बहुत ही तगड़ी होती है। बट आफ्टर ऑल प्रशांत नील इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। इनकी स्क्रीन टाइमिंग, इनकी पसंद, क्या आप लोगों को पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, ये सोचने का तरीका, जिस वजह से केजीएफ और सालार चल पाई है, वाव। एक और कमी निकाल देते हैं, डायनासोर की निकाल देते हैं कि डायलॉग्स उन्होंने बहुत ही अच्छे बोले पर एक्सीलेंस नहीं बोले। क्योंकि अगर हम केजीएफ को कंपेयर करें सालार के साथ, डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे पर रॉकी भाई के लेवल के नहीं है। कि अगर केजीएफ को आपने देखी है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, चाहे आप नील साहब की बात कर ले या प्रभास की बात कर ले, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। केजीएफ की एक्सपेक्टेशन थी, उतना तो काम नहीं हुआ है सालार का। अब आप कमेंट में लिखोगे बार बार क्यों केजीएफ को सालार में घुसा रहे हो, दोनों अलग अलग है। भाई दोनों अलग अलग है पर एक्सपेक्टेशन तो हमें ज्यादा होती है ना। देखो ये चीज आपने नोटिस किया नहीं पता नहीं, पर जो सालार को दिखाने का तरीका है ना, वो केजीएफ से इंस्पायर्ड है। केजीएफ जैसा ही पार्ट 1 देख लो, वो काली माँ वाला सीन, वो फाइटिंग वाला सीन, वो केजीएफ के अंदर फाइटिंग वाला सीन, तरीका वही था, बस थोड़ा अलग, थोड़ा चेंजेस करके सालार को रिप्रेजेंट किया गया है। शिकायत नहीं है, बस बोल रहा हूँ। ये बात भी कंफर्म है कि सालार एक अलग मूवी है, अलग प्रोजेक्ट है, जिसका दूर दूर तक केजीएफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात करें तो सालार से पहले हमने रॉकी भाई को ला दिया था मूवी में, पर ऐसा नहीं है। नील साहब ने सबके वो सपने तोड़ दिए, क्योंकि सीधी बात है सालार एक दो दोस्तों की कहानी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वो वाली। और रॉकी भाई का तो आपको पता ही है, मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं। इनकी दोस्ती लायक कोई यार ही नहीं है ना, नहीं हो सकता। केजीएफ और सालार में कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को कंफर्म करते हैं गरुड़ा भाई, जो केजीएफ में भी थे, जो सालार में भी थे। और इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गरुड़ा भैया एक साथ दोनों में कैसे हो सकते केजीएफ और सालार। यहाँ से दोनों का कनेक्शन करवाना है तो डबल रोल करवाना पड़ेगा, और ऐसा मेरे हिसाब से नील साहब नहीं करते हैं। गरुड़ा भैया की बात करें तो एक्टिंग तो इन्होंने भी अच्छी की है। सालार में मेन विलन, वो बॉलीवुड में ना हीरो की कभी कमी नहीं होती, घर घर में भरे पड़े, वैसे ही साउथ वालों में विलन की कमी नहीं होती, सारे के सारे टैलेंटेड भरे हुए। सालार के एंडिंग पे बात करते हैं, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था पिक्चर में भी और यहाँ पे भी, कि कब एंडिंग वाला सीन आएगा और हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो समझ ही नहीं आई, 2 बार नहीं सॉरी 3 बार मैंने मूवी देखी है, उसके बाद जाके थोड़ा बहुत कुछ पल्ले पड़ा है। वो जाते जाते ना पुश कर रहे थे पब्लिक को कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़े, जैसे केजीएफ 1 में बढ़ा था। सालार में वो काम नहीं हो सका, कोशिश बहुत की, भरसक कोशिश की, पर काम नहीं हुआ है। वो केजीएफ वाली फीलिंग नहीं आई, वो पुष्पा वाली फीलिंग नहीं आई, वो बाहुबली वाली फीलिंग नहीं आई कि दूसरे पार्ट के लिए मर मिटने के लिए तैयार है हम। इसका कारण क्या है? देखो सालार रिलीज होने से पहले सबको पता था कि ये 2 पार्ट में आने वाली है, सॉरी 3 पार्ट में आने वाली है जहां तक मैं जानता हूँ, और पहला पार्ट होने वाला है सीज फायर। तो सबको पता ही था कि इसका पार्ट 2 आने वाला है। यहाँ पे आधी स्टोरी दिखाई जाएगी,
कि पार्ट 2 में दूसरी स्टोरी दिखाई जाएगी। मेरे जैसे लोग तो एंडिंग का इंतजार कर रहे थे कि इस बार ऐसा क्या एक्साइटमेंट लेवल छोड़ के जाएंगे ये जो हमें पार्ट 2 देखने के लिए मजबूर करेगा, बट नहीं हुआ नहीं है वह वाला काम। मतलब हमने पुष्पा की एंडिंग देखी, हमने विक्रम की एंडिंग देखी, हमने बाहुबली KGF 2 की एंडिंग देखी, इनक्रेडिबल। बट सालार मूवी तो बहुत अच्छी थी पर एंडिंग में थोड़ा सा चूक गए। इसके अलावा सालार बहुत ही अच्छी मूवी थी, ठीक ठाक थी। अब इंतजार है तो सिर्फ पार्ट 2 का जो हमारे पेशेंस लेवल को ना मतलब तोड़ देगा, कम से कम 2 साल, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसके बाद नील साहब जूनियर NTR के साथ मूवी बनाने वाले हैं, फिर वो बगीरा का टीजर या ट्रेलर आया अभी, बाद में KGF 3 की शूटिंग होगी, बाद में जाके सालार की शूटिंग शुरू होगी। सालार का कंपटीशन बहुत बड़ा था डंकी के साथ, शाहरुख खान की ब्लाइंड फैन फॉलोइंग, साथ में राजकुमार हिरानी की वो स्ट्रीक, उनकी एक भी पिक्चर अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है, विच इज गुड। ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रिलीज से पहले मुझे लगा था डंकी और सालार में राजकुमार हिरानी बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर उतना कुछ खास लगा नहीं था सालार का। ऊपर से डंकी में करामाती खाने, ये 2023 इनके इनाम था, पहले पठान फिर जवान और अब डंकी। इन दोनों का कंपैरिजन कर तो सकते हैं पर अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि डंकी का भी हम एक वीडियो बनाना है, यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सालार की बात की, अभी डंकी की बात करनी, बाकी ये वैसे वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। जाते जाते ना सालार के बजट की बात कर लेते हैं। 400 करोड़ का बजट है सालार का। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसने 150 करोड़ का कलेक्शन किया, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ये 300-400 करोड़ तक आसानी से पहुंच जाएगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही है। और आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।